डेमोक्रेसी का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि देश की जनता ही पावर में होती है और इंडिया में हर 5 साल के अंदर वोट होते हैं और 90 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर वोट देते हैं। फिर भी क्यों आम आदमी अपने आप को किसी नेता या ब्यूरोक्रेट के सामने पावरलेस समझता है। मेरा नाम है महेश एंड यू आर वॉचिंग द डाइवर्जेंस। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि इंडिया को रियलिटी में कंट्रोल करता कौन है। देखो, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इसे गवर्न करने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उससे हमारा देश गवर्न होता है। लेकिन कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनके कारण हमारी पॉलिसीज पर और गवर्निंग बॉडी पर पूरा फर्क पड़ता है। हम अपना वोट देकर सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार क्या पॉलिसीज बनाएगी उस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता है। हम अपने एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक नेता को चुनकर आगे भेजते हैं, वो नेता आगे जाकर क्या पॉलिसीज बनाएगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारे पास पावर है वोट देने की और सही इंसान को इलेक्ट करके आगे भेजने की, लेकिन हम इस पावर का सही से उपयोग ही नहीं कर पाते। आप में से 95% लोगों ने ये कभी चेक नहीं किया होगा जिसे मैं वोट देने जा रहा हूँ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, या उसके पास कितनी प्रॉपर्टी या पैसे हैं, या फिर उस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं, ये कोई नहीं देखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 7,945 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, उनमें से 1,503 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे और लगभग 1,079 कैंडिडेट के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी लगभग 8,500 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, उनमें से 1,635 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केस थे और लगभग 1,189 कैंडिडेट के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस थे। जब हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को कंपेयर करते हैं तो 2024 के अंदर जिन कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे वह 9.45% से बढ़ गए और जिन कैंडिडेट्स के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे वो लगभग 10% से बढ़ गए। इतना तो इंडिया की जीडीपी पे ग्रोथ नहीं कर रही है जितना इन नेताओं पे केस ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि इनमें से कुछ केसेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, फिर भी ये नंबर कंसर्निंग है। और प्रॉब्लम तो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट थे जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे उनमें से 169 कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर आप आगे किसी को वोट देने जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट myneta.com पर जाना है और अपने कैंडिडेट का उसमें नाम डालना है। नाम डालते ही उसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसके ऊपर कितने केस है। ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको आंख बंद करके किसी को भी वोट नहीं देना है। मीडिया किसी भी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मीडिया किसी भी देश के पूरे नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है। मीडिया आपको कभी भी यह नहीं बताती कि आपको किस चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, बल्कि मीडिया आपको यह बताती है कि किस चीज के ऊपर आपको डिस्कस करना है। तभी आप देखते हो कि न्यूज के अंदर जिस भी टॉपिक पर डिबेट चल रही होती है आम आदमी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आम आदमी भी उसी के ऊपर डिबेट करने लग जाता है। समस्या तो तब पैदा होती है जब मीडिया सरकार के इन्फ्लुएंस में आ जाती है या फिर मीडिया अपना खुद का नैरेटिव चलाने लग जाती है, जिससे आम आदमी के पास क्रेडिबल न्यूज नहीं पहुंच पाती और आम आदमी उन टॉपिक पर ध्यान ही नहीं दे पाता जो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग 180 देशों में से 151 नंबर पर आती है और पाकिस्तान की रैंकिंग 158 और सरप्राइजिंगली बांग्लादेश की रैंकिंग भी हमसे ऊपर है, वो 149 नंबर पर आता है। पैसा वोट नहीं दे सकता, लेकिन पैसा पॉलिटिक्स को अंदर तक इन्फ्लुएंस करता है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज और बिलियनियर्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती है। इसी फंडिंग के पैसे से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन रन करती है और अपनी पार्टी को मैनेज करने के लिए इसी फंडिंग से आए हुए पैसे का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई कंपनी पार्टी को फंडिंग करती है तो उसका फायदा यह होता है कि जब भी पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जो उस कंपनी के फेवर में हो, या उस पॉलिसी में एक ऐसा लूप होल छोड़ देती है जिसके कारण वो कंपनी भर भर के पैसा कमा सके। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि इंडिया खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको ग्लोबल मार्केट, ट्रेड डील और इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी डिसीजन तो दिल्ली में लिया जाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के मार्केट में कैलकुलेट होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत रशिया से ट्रेड एग्रीमेंट
या कोई वेपन की डील करने वाला होता है, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर भारत पर दबाव डालती है, उस पर सैंक्शन लगाने की धमकी देती है। कई बार तो ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हमें उस डील से अपने हाथ वापस खींचने पड़ते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, यानी कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल। लोगों के अंदर ये डर भर दिया जाता है और लोगों को कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया जाता है, जिसके कारण उनका मेन मुद्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। और जब भी लोग डरे हुए हों, बंटे हुए हों, तो उन पर कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इन्हीं कारणों से इंडिया की पॉलिटिक्स कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर चलती है, ना कि रियल मुद्दों पर। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया को रियलिटी में कौन कंट्रोल करता है। इसे कोई ना तो एक आदमी ना ही एक इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है। ये एक लेयर्ड सिस्टम है, यानी कि परतदार सिस्टम। इसमें मनी, मीडिया, पॉलिटिक्स ये सभी आ जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पावर कैसे काम करती है, और जब भी आप अपना नेता चुनने जाए तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। और अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द डाइवर्जेंस को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और कमेंट में जरूर बताएं कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया को कंट्रोल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।